Good morning, everyone. My name is Suraj Kumar, and welcome to all of you in my YouTube channel Board Toppers Academy. आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स क्लास 10th का। ना अब बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर का कितना लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका रेसिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होने वाला है। नेक्स्ट नेचर ऑफ द मटेरियल्स। उस मटेरियल का जो नेचर है वो किस तरह का है। और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। सिंपल समझने के लिए ये बता दें, अच्छा ये एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मतलब क्या, थिकनेस। जैसे किसी वायर का ये थिकनेस कितना होता है, इसी को बोलते हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ तो पता ही है, लंबाई। नेचर ऑफ द मटेरियल, वो किसी से बना हुआ है। और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा अफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये क्या होता है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। उस कंडक्टर को जो लेंथ है वो बढ़ा दिया जाए तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो सिंपल यहाँ से ये पता चला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड हमारा फैक्टर्स है अफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये क्या होता है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं ये जो रेसिस्टेंस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ओके ना, तो यहाँ पे क्या पता चला, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या, जो R जो होगा रेसिस्टेंस या क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे, मतलब अगर डबल कर दिए क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो ये क्या रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और यही रेसिस्टेंस को अगर हम डबल कर दें तो क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा। तो यही इसका फंडा है कि अफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब बात करते हैं हमारा ये क्या है, रेसिस्टिविटी। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब कंडक्टर के लेंथ पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या था हमारा, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये फर्स्ट हमारा था और ये सेकेंड था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get resistance is directly proportional to the L by A। और हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए अगर इक्वल टू लाना है तो क्या करेंगे, कोई भी कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ये कांस्टेंट यूज़ करते हैं रो L by A। यही हमारा हो गया क्या, रेसिस्टेंस। और यहाँ से अगर हमको निकालना हो क्या, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, जैसे देखो रेसिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू रो L। और यहाँ से क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस इनटू A बाय L इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। तो यहाँ से हमारा स्टार मार्क्स ले लीजिए। और यहाँ पे हमारा रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या आ गया, रेसिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाय L। यही हमारा आ गया रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा, तो एक सेकेंड हम देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। तो रेसिस्टिविटी का निकालना है यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होने वाला है। तो ये रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर। एक मीटर कट गया तो क्या आएगा, ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर। दिस इज योर आंसर। एक मार्क में एमसीक्यू में पूछ सकता है कभी कभी ना। एक क्वेश्चन आता है हमारा। अब नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है, द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन and toaster etc are made up of an alloy rather than pure matter।
मतलब क्या, किसी भी हीटिंग एप्लियंस को बनाने के लिए हम प्योर मेटल का यूज़ नहीं करते हैं, उसके एलॉय का यूज़ क्यों करते हैं? क्या यह मतलब क्या कारण है? तो कारण यह है बिकॉज द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज़ मच हायर दैन द प्योर मेटल। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि मतलब उस प्योर मेटल से जो है उसका जो एलॉय होता है उसका रेसिस्टिविटी हाई होता है, प्योर मेटल से एलॉय का रेसिस्टेंस हाई होता है। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा, एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। एलॉय कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मतलब वो बर्न नहीं होता है, चाहे वो कितना भी हाई टेम्परेचर उसको मिल जाए, यहाँ तक कि वो रेड हॉट भी हो जाएगा ना, फिर भी वो बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं। तो इसीलिए हम हीटिंग एप्लियंस को बनाने के लिए प्योर मेटल का यूज़ नहीं करते हैं, उसके एलॉय का यूज़ करते हैं। और अगर एग्जांपल देखा जाए तो एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा नाइक्रोम, जिसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंस बनाने के लिए। नाउ बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं? द रेसिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। रेसिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इन सीरीज एंड सेकेंड है हमारा इन पैरेलल। तो किसी भी रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कैसे कर सकते हैं या फिर किसी भी रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में कैसे कंबाइन कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो। ऐसे सिंपल देख लो, कोई भी एक रेसिस्टर है, एक और रेसिस्टर है, ये क्या है, एक ही लाइन में जा रहा है ना। तो सीरीज का मतलब होता है एक ही वायर से डायरेक्ट कनेक्ट हो, इसी को क्या बोलेंगे हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करें हम पैरेलल की, जैसे एक रेसिस्टेंस ये है, इसी के पैरेलल दूसरा रेसिस्टेंस और इसी के पैरेलल तीसरा रेसिस्टेंस, और ये तीनों क्या होगा, किसी एक वायर से जुड़ा हुआ होगा। तो इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो मतलब दो तरह से हम रेसिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं, इन सीरीज और दूसरा इन पैरेलल। नाउ अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ थ्री रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अब तीन रेसिस्टेंस सीरीज में अगर कनेक्ट हो तो उसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होने वाला है? तो सिंपल ये हमारा फिगर है, एक रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 क्या है, सीरीज में है। तो ये जो V जो होगा वोल्ट, ये सबका क्या होगा, अलग होगा, और वो तो V1, V2 और V3। तो यहाँ से रिजल्टेंट कितना आएगा, वोल्ट, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से, क्या जानते हैं हम, V इज इक्वल टू IR। तो अगर हमको निकालना हो V1 तो क्या करेंगे, V1 के लिए करंट क्या रहेगा, I तो सब में सेम ही रहेगा ना, यहाँ भी I जा रहा है, यहाँ भी I जा रहा है, यहाँ भी I ही जाएगा। ओके, तो करंट तो सेम ही रहने वाला, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, पहले R1 है, तो V1 इज इक्वल टू IR1। और V2 की बात करें तो वो कितना होगा, करंट तो सेम ही है, रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा यहाँ पे। और V3 की बात करें तो करंट तो सेम ही है बट रेजिस्टेंस R3 हो गया। तो V1, V2, V3 आ गया। तो रिजल्टेंट V क्या होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो क्या लिख सकते हैं हम, V इज इक्वल टू IR। तो V की जगह पे हम IR लिख दें। जैसे यहाँ पे देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये था हमारा। तो V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू IR होता है। तो V1 की जगह पे IR1 प्लस V2 की जगह पे IR2 प्लस V3 की जगह पे IR3। तो यहाँ पे IR इज इक्वल टू, तीनों में I दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम, I को हम कॉमन निकाल लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से I और I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या आया इन सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जब रेसिस्टेंस सीरीज में हो तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा,
R1 प्लस R2 प्लस R3, चाहे वो यहाँ पे कितना भी रेसिस्टेंस लगा दो, R1 R2 R3 R4 R5 कितना भी लगा दो, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होने वाला है, सबको ऐड कर दो सिंपली, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 जो भी हो। नाउ नेक्स्ट है हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। जब 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होने वाला है। तो सिंपल, यहाँ से कोई भी बैटरी है, यहाँ से करंट गया, तो यहाँ पर करंट जाने के बाद क्या होगा, ये करंट डिवाइड कर जाएगा, यहाँ करंट I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा और इधर I3 जाएगा। रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है ही, और यहाँ पे जो हमारा वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा, अक्रॉस द एंड सेम ही रहने वाला है। पैरेलल में क्या होता है, सेम रहता है। तो एक ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ओम्स लॉ से हमने क्या जाना था, ओम्स लॉ से जाना था V इज इक्वल टू IR, लेकिन हमें क्या इस बार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसलिए I इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाय R इज इक्वल टू I आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल अगर I निकालना हो तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसीलिए इस पे हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको I निकालते हैं, I1, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाय R, तो V तो सेम ही है, R यहाँ पे R1। I2 की बात करें तो V तो सेम ही है, R2 हो जाएगा, और I3 की बात करें हम तो V तो सेम ही है, यहाँ पे रेसिस्टेंस R3 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R, पुट कर दिया मैंने। I1 क्या आया है, V बाय R1, I2 कितना आया, V बाय R2, और I3 कितना आया, V बाय R3। तो क्या यहाँ पे सब में V कॉमन दिख रहा है, मैं V कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 बाय R बच जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी अगर V कॉमन लिया जाए तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो अब देखिए यहाँ पे V कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या आया, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो इससे ये पता चला कि अगर सीरीज़ में नहीं, पैरेलल में अगर हमारा कोई रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होने वाला है, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दैट्स ऑल। इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इस मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर मतलब यहाँ से पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब क्या, वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो इलेक्ट्रिक पावर का ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। क्या होता है, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। और यहीं पे बात किया जाए कि जो ये पावर है 1 वाट कब होगा, डिफाइन करो 1 वाट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल, अगर जैसे ये फार्मूला है हमारा, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम है ना, तो अगर वर्क 1 जूल हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए तो ये कट के 1 आ जाएगा, 1 वाट। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, 1 जूल वर्क होगा 1 सेकेंड में, तो इसी को हम बोलेंगे 1 वाट। नेक्स्ट हमारा अदर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज इक्वल टू W बाई टी, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है। तो इसके अलावा भी कुछ फार्मूला हो सकता है। तो जैसे हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, मैंने जस्ट फर्स्ट वीडियो में मेरा देखना, V इज इक्वल टू W बाई Q ये होता है, और I इज इक्वल टू Q बाई T ये होता है। तो W इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे W है, W इज इक्वल टू VQ, तो पावर इज इक्वल टू VQ बाई T ये हो सकता है। तो पावर इज इक्वल टू
V को ऐसे रहने देते हैं, Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, तो V इंटू आई इंटू टी बाय टी, टी से टी कैंसिल आउट, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट इंटू इलेक्ट्रिक करंट। अदर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, अभी जस्ट मैंने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो कुछ और फार्मूला हो सकते हैं, जैसे पावर इज इक्वल टू वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई इंटू आर इंटू आई तो था ही, ये क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी एक हमारा फार्मूला हो गया। नेक्स्ट, अगर फिर से इसी को देखा जाए, P इज इक्वल टू वी आई तो होता ही होता है, लेकिन अगर P इज इक्वल टू वी को ऐसे रहने देते, आई की जगह पे कुछ और लिखना हो, जैसे ये इक्वल वी इक्वल टू आई आर हुआ, तो यहाँ से अगर आई निकालना हो तो क्या हो जाएगा वी बाय आर इक्वल टू आई, ये आएगा, तो बस यहाँ पे पुट करो वी इंटू वी बाय आर, तो क्या आएगा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो ये हमारा क्या आ गया दूसरा फार्मूला पावर का। ना ये क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर में कभी भी आ सकता है या फिर एमसीक्यू में भी, कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो सिंपल 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट, तो यही इसलिए हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अगर 1 किलोवाट है तो इतना आ गया है, तो इतना वाट होगा, और आवर है तो आवर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो पहले मिनट में करते हैं 60 मिनट हो गया, और फिर इसी को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कितना आया 3600 इंटू 1000, तो यहाँ से क्या आएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 2 इधर 3 इधर, तो 1 2 3 4 5 आ गया, और फिर अगर यहाँ से करना पड़े 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 यहाँ था, एक इधर घट गया तो 6, तो इतना जूल होगा, तो इसलिए बोल सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आंसर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर, द रेसिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। तो इससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक वायर जो होता है अगर उसका रेसिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा, वो रेसिस्टेंस हीट प्रोड्यूस करेगा। तो एक फार्मूला आता है हमारा W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो इससे हमारा हीट का फार्मूला निकल सकता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q की जगह पे कर सकते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय टी, और V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हमें क्या निकालना है पहले Q इज इक्वल टू क्या आएगा I इंटू टी, तो लिख सकते हैं I मल्टीप्लाई टी, और V इज इक्वल टू आई आर, I और R पुट कर दिए, W, तो W इज इक्वल टू क्या आया I इंटू आई स्क्वायर आर टी। लेकिन ये जो वर्क हुआ है, वर्क भी एक तरह से क्या है फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वर्क इज इक्वल टू हीट हो जाता है, तो हीट इज इक्वल टू हमारा फार्मूला आ गया आई स्क्वायर आर टी। दिस इज योर मेन फार्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंस, और इसी को बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।